अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो चैप्टर ख़त्म हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है और चार्जेस की मूवमेंट जो है वो उसके लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो कौन से सोर्सेज हैं जो किसी भी सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो करने का बायस बनते हैं। ये चैप्टर 13 के अंदर हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट था ओरेस्टेड। क्या नाम था? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड डिस्कवर दैट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट था वो हमें किसने दिया? ओरेस्टेड ने दिया। ओरेस्टेड ने कहा कि जब भी करंट फ्लो करेगा, एक वायर है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर के अंदर अगर कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होगा, क्या होगा? अगर कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर करंट होगा तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इट्स मीन करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब करंट किस वजह से है? करंट है चार्जेस की मोशन की वजह से। तो मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में आएगा तो करंट होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स मीन व्हेन चार्ज मूव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगी, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जो जो फेनोमेनास हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके जी, पहला आपका जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे और करंट गुजार के उसकी मैग्नेटिक फील्ड या जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड सॉफ्ट बोर्ड जो होता है, ठीक है, ये हमने सॉफ्ट बोर्ड ले लिया। अब इस सॉफ्ट बोर्ड में से हमने एक वायर को गुजार दिया। ये हमारे पास क्या है? एक वायर जिसमें से हमने करंट को गुजारना है। तो ये हमारे पास एक वायर है। ओके जी, अब इस वायर को, यकीनी सी बात है, जब इसमें से हमने करंट गुजारना है तो इस वायर को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? इसके साथ हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा और बैटरी के साथ एक हम स्विच भी लगा देते हैं। स्विच इसलिए लगाते हैं कि करंट को हम ऑन और ऑफ कर सकें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हमने क्या काम किया है कि एक कंडक्टर को कंसीडर अ वायर, क्या काम किया आपने? कंसीडर वायर पास थ्रो अ कार्डबोर्ड। आपने एक वायर ली और उस वायर को एक कार्डबोर्ड में से क्या करा दिया? पास करा दिया। ओके जी, फिर आपने क्या किया? एक कंपास की मदद से, एक प्रकार की मदद से इस वायर के अराउंड एक सर्कल लगा दिया। क्या कर दिया आपने? वायर के अराउंड एक सर्कल लगा दिया। मतलब दूसरे नंबर पे आपने क्या किया? ड्रा सर्कल अराउंड द वायर। उस वायर के इर्द गिर्द हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब जब आपने उस वायर के अराउंड सर्कल ड्रा किया है तो उसी सर्कल के अंदर हम प्लेस कर देते हैं कंपास नीडल्स। क्या प्लेस कर देते हैं? कंपास नीडल असल में एक छोटा सा डिवाइस होता था पहले जमाने में, जिससे क्या किया जाता था? डायरेक्शंस, सिमत मालूम की जाती थी। नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो ये मालूम किया जाता था। तो हमने इसी कंपास नीडल के जो सर्कल था उस सर्कल में हमने क्या काम किया? कंपास नीडल्स प्लेस कर दी।
ये हमने बहुत सारी कंपास नीडल्स जो है वो प्लेस कर दी है। ओके जी। अब क्योंकि इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, तो ये जितनी भी आपके पास कंपास नीडल्स हैं इन सब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस तरफ होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। अब कंपास नीडल्स आपने क्या किया, इस पूरी वायर के राउंड सर्कल के अंदर प्लेस कर दी। तो प्लेस कंपास नीडल्स कंपास नीडल्स अराउंड द वायर, उस सर्कल के अंदर आपने कंपास नीडल्स जो है वो प्लेस कर दी। अब हम बच्चों जब यहां से स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन करेंगे इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर आपके पास हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। जब बच्चों इस वायर में से हमने करंट को पास करवाया, हमने देखा कि ये जो कंपास नीडल्स थी जिनकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई। ये कंपास नीडल्स जो हैं डिफ्लेक्ट हो गई। ये कंपास नीडल्स क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि ये कंपास नीडल्स ने डिफ्लेक्शन शो की है। और इन कंपास नीडल्स का डिफ्लेक्शन शो करना इस बात का सबूत है कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और उसी ने फोर्स लगाई है। ठीक हो गया। चलें, जैसे ही हम यहां से स्विच ऑफ करते हैं, क्या काम करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो यही कंपास नीडल्स ये दोबारा अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन कंपास नीडल्स पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब इन कंपास नीडल्स पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। चलें, अगर इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ठीक है, हम एक और काम करते हैं, यहां से बैटरीज के टर्मिनल चेंज कर देते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव बन गया, नीचे वाला नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा था, अब आपके पास ये करंट की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। पहले बच्चों अगर कंपास नीडल्स ये था, इधर थी ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये आपके पास कंपास नीडल की क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो कंपास नीडल्स ने पहले इस तरफ डिफ्लेक्शन शो की। अब जब हम यहां से स्विच ऑन करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये कंपास नीडल्स डिफ्लेक्शन शो करेंगी, लेकिन अब पहली वाली डिफ्लेक्शन की ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करें। पहले जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो की थी, अब ये उस तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, बल्कि उससे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो कर रही। ये था आपके पास फर्स्ट केस। ये है अब आपके पास सेकंड केस। तो पहले केस के अंदर कंपास नीडल ने इधर डिफ्लेक्शन शो की, फिर दूसरे केस में कंपास नीडल ने इधर डिफ्लेक्शन शो की, और इसकी डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई है। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो यहां से हमें एक और बात समझ में आ गई। पहली बात तो हमने ये सीखी कि करंट जब भी किसी वायर में से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमने ये देखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। करंट की डायरेक्शन पर अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो
राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास ये है वायर, ये आपके पास वायर है। अब आपने वायर को अपने हाथ में इस तरह से ग्रिप करना है, इस तरह से आपने इसको पकड़ना है कि आपकी जो उंगलियां हैं, ये आपकी क्या है, ये उंगलियां हैं और ये है आपका थंब। ठीक है, आपने किस तरह से करना है, इस तरह से अपने राइट हैंड में इसको ग्रिप करना है ताकि उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करें, इस वायर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड को, और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को। अभी मेरे पास करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे आप राइट हैंड रूल से, तो क्या कहेंगे, ग्रेस्प द वायर इन योर राइट हैंड, वायर इन योर राइट हैंड, वायर को अपने राइट हैंड में ग्रेस्प करें इस तरह से, सच दैट thumb indicate डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं, इस कंडक्टर के अराउंड जो फिंगर्स हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट, ये किसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किसके बारे में बताएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएं। ओके जी, तो बच्चों यहां पर ये जो छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। किस, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, करंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से किसके अंदर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर। तो हमने यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट्स सीखे हैं, पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट, के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। दूसरी बात आप क्या कहेंगे कि उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब तक करंट होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन अंटिल करंट पासिंग थ्रू द वायर, जब तक उस तार में से करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। आप स्विच ऑफ कर देंगे, करंट स्टॉप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके जी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये आपको राइट हैंड रूल बताया। तो क्या है आपके पास कि वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ें, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके जी, इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक था, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आपको ये टॉपिक, इसका कंसेप्ट सारा समझ आ जाएगा, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करनी है, तो अगला टॉपिक हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहती है, जब तक आप करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन रहती है, लेकिन जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। उसके बाद आपने रूल यूज किया था राइट हैंड रूल। आपने कहा कि हम राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। अब आज जो आपने सीखना है वो ये है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है
करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उससे फिर क्या होगा। पहली बात तो ये है, आप पहले इसकी थ्योरी को समझें कि वो हमें कहता क्या है। देखें, ये है आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया। इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करें अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। किस तरह से फ्लो कर रहा है? अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ये क्या करेगा? प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी प्रोड्यूस, और इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ओके जी, यहां तक तो हमने कल पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आज जो आपका टॉपिक है वो है फोर्स। हमने देखना ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी है ना, करंट की वजह से, और अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। जैसे सपोज करें कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, और हमने पढ़ा है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब फोर्स जो एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इन लाइंस को अगर आप देखें तो यहां पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर हैं। यहां दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, सब अप हो रही हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इस तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप यहां देखें तो यहां दोनों की डायरेक्शन क्या है? हमारे पास ऑपोजिट है। तो इधर दोनों क्या करेंगे? दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब कैंसिल करेंगे, इधर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इधर प्रोड्यूस होगी वीक मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जब ये डिफरेंस आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डिफरेंस ऑफ फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्गर से वीकर। जैसे अभी मैंने जो आरसी बनाया है कि यहां आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपके पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स की आपके पास ये डायरेक्शन होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ। ओके जी, तो ये टॉपिक हमें किस बारे में बता रहा है? पहले इसका थीम समझेंगे, इसमें वो हमें बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने क्या किया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड्स का आपस में हुआ इंटरेक्शन, दोनों फील्ड्स का आपस में हुआ इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक जो है, इसी टॉपिक को हमने देखना है डिटेल से कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स कहां से कहां एक्ट करेगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों यहां पहले स्टार्ट करते हैं, छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन ही समझ लें। when a current carrying conductor plays in magnetic field, external
मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी हमने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब इसको प्लेस करेंगे, प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटरएक्शन, किस किस का इंटरएक्शन होगा? ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर due to interaction of magnetic field of a current carrying conductor and magnetic field of magnet, force act on conductor, तो क्या होगा? उस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी। जब आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, दोनों फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। किस किस फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, उस इंटरेक्शन की वजह से उस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी। ओके बच्चों, अब हम यहां पर एक अरेंजमेंट सेट करते हैं। ऐसे ही हम एक कंडक्टर लेते हैं जिस पर अगर फोर्स लगे तो वो मूव करने की एबिलिटी रखता हो। जैसे सपोज करें ये हमारे पास आ गया एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। ये क्या है आपके पास? पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। ठीक है, ये आपके पास पेयर ऑफ कॉपर रेल्स आ गए। इनके ऊपर हमने प्लेस कर दिया है कंडक्टर। ये हमने एक कंडक्टर को इस पर प्लेस कर दिया, ये हमने इस पर एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। देखिए फिक्स नहीं किया इसको। जैसे सपोज करें ये दो कॉपर रेल्स हैं, ये दो कॉपर रेल्स हैं, इनके ऊपर हमने कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब इस पर अगर थोड़ी सी भी फोर्स लगेगी तो ये कंडक्टर क्या करेगा? मूव करेगा। और इस कंडक्टर की रिफ्लेक्शन, इस कंडक्टर की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि इस कंडक्टर पर क्या हुआ है? फोर्स एक्ट हुई। ओके जी। अच्छा, इस पर फोर्स तभी एक्ट करेगी जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब ये करंट कैरिंग हो। तो यहां हम जोड़ देते हैं इसे एक बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो ये आपके पास एक क्लोज लूप बन गई। इसको आप लिख भी सकते हैं ए बी सी डी। ओके जी। अच्छा, इस सारी अरेंजमेंट को, ये जो भी आपने अरेंजमेंट बनाई है, कॉपर रेल्स ये हैं, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ आपके पास एल है, इस सारी अरेंजमेंट को आपने क्या करना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट, जिस तरह से हॉर्स के नीचे एक शू लगता है ताकि उनके पाँव जो है, पाँव उनके नरम होते हैं ताकि उनको चोट ना लग सके। ये जैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके स्टार्ट में ही दिया हुआ है। ये देखें, ये शेप होती है हॉर्स शू मैग्नेट की। हॉर्स शू मैग्नेट इस किस्म का होता है। अब इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर आपने क्या करना है? इस सारी अरेंजमेंट को प्लेस कर देना है। जैसे कि मैं ऐसे इसको बना रहा हूं, ये हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं। ये आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट आ गया। इसका एक ये नॉर्थ पोल आ गया और दूसरा इसका क्या आ गया? ये आपके पास इसका साउथ पोल आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, डाउन से अपवर्ड। ये आपके पास फोर्स होगी जो इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। ओके जी। अब अच्छा, जब ये कंडक्टर यहां से, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर क्या बन जाएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा तो क्या होगा? इस पर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट अपवर्ड है तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ से साउथ ये आपके पास किसकी फील्ड आ गई? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये उस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इस कंडक्टर की इस इंटरेक्शन की वजह से अब स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ इस पर फोर्स एक्ट करेगी। ये होगी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। अगर करंट हो अप टू बॉटम
टॉप टू बॉटम। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा फिर क्या होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होगा, इस तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी और फोर्स इस तरफ इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। ओके जी, अब हम डिपेंडेंस ऑफ फोर्स देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स कि ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है वो है आपके पास साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा आपके पास है, अल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब अल्फा आपके पास 90 होगा, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि 90 पर साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो आपके पास है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। जितना इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड, उतना इंटरेक्शन। तीसरा जो फैक्टर है आपके पास वो है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की कितनी कंडक्टर की लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और चौथा जो फैक्टर है वो है बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। बी क्या चीज है आपके पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, क्या चीज है ये, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास, करंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है और साइन ऑफ अल्फा, ये वो फैक्टर्स हैं। अब इन सारी बातों को हम इकट्ठा करते हैं। आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ILB साइन ऑफ अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के अंदर क्या होगा, आप करंट 1 एम्पेयर, लेंथ की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, अल्फा 90 मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो उस हिसाब से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा, ILB साइन ऑफ अल्फा। अब यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं और वो है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन की। किसकी है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन की, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे इसी के नाम होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब की बात करने जा रहे हैं। ओके जी। अच्छा, अगर करंट आपके पास क्या हो 1 एम्पेयर, करंट आपके पास क्या हो 1 एम्पेयर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आपके पास 1 मीटर हो, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर भी क्या हो 1 मीटर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो, ये आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। जब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो जब अल्फा आपके पास 90 हो गया तो साइन अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। जब ये 1 के बराबर होगा तो आपके पास क्या बचेगा, जब आपके पास सबकी वैल्यू हम 1 यूज कर रहे हैं तो इसी रिलेशन के अंदर जहां पर आपने लिखा है F इज इक्वल टू I आपके पास 1 है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी 1 है, B साइन ऑफ अल्फा साइन 90 भी 1 होगा, देन F इज इक्वल टू B। F किसके बराबर होगा, B के बराबर। अब इसको डिफाइन करना है हमने, किस तरह से डिफाइन करें, देखें इसमें हमने क्या किया है, करंट लिया है 1 एम्पियर, इसमें हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर लिया है 1 मीटर, और एंगल जो प्लेस किया है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 के साथ प्लेस किया है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसको हमने
जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। सो फोर्स experienced on a conductor of 1 meter carrying current of 1 ampere place perpendicular to magnetic field is called magnetic induction, इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, वो जो कंडक्टर जिसमें से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, तो वो उस पर जितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके जी। अब बच्चों हम इस B की बात करते हैं, जिसको हमने अभी डिफाइन किया है। तो इसी रिलेशन से F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। तो B की अगर आप वैल्यू निकालें तो B किसके बराबर हो जाएगा? F ओवर IL साइन ऑफ अल्फा। B किसके बराबर हो जाएगा? B इज इक्वल टू F, B आपके पास हो गया B इज इक्वल टू F ओवर IL साइन ऑफ अल्फा, इसके बराबर हो गया। ओके बच्चों, अब इसके जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है वो होगा टेस्ला, और इस टेस्ला को हमने डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? टेस्ला को। तो 1 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा? 1 टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन तब होगा आपके पास जब आपके पास एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया है। अगर उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 1 टेस्ला। तो कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 ampere current passing through a conductor of 1 meter long placed perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force act on the conductor, that is equal to 1 Tesla, जो किसके बराबर होगा? 1 Tesla के। If 1 ampere current passing through a conductor, 1 ampere current passing through conductor having length of 1 meter place perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force, act on conductor. 1 Newton force act on conductor, that is equal to 1 Tesla, जो किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? 1 टेस्ला के। If 1 ampere current passing through a conductor having length of 1 meter placed perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force act on conductor, that is equal to 1 टेस्ला। ओके जी। अब बच्चों इसी रिलेशन को जरा देखते हैं कि आपके पास ये जो टेस्ला है, साइन 90 तो 1 हो गया, तो टेस्ला किसके बराबर हो गया? न्यूटन। ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर, मीटर भी ऊपर जाएगा तो पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, जो कि 1 टेस्ला के बराबर होगा। अब इसी रिलेशन को F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा,
इसको बच्चों हम वेक्ट्रिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आपके पास ILB साइन ऑफ अल्फा, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसको यूनिट वेक्टर n से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी रिलेशन को हम वेक्ट्रिकली F इज इक्वल टू IL क्रॉस B भी लिख सकते हैं। जैसे आपने A क्रॉस B लिखा था, ऐसे ही इसको IL क्रॉस B भी लिख सकते हैं। ओके जी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे? डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ F फाइंड यूजिंग राइट हैंड रूल। किस तरह से? राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और राइट हैंड रूल क्या है हमारे पास? तो बच्चों जो राइट हैंड रूल है उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास आ गई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आ गया और ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर का वेक्टर। अब फोर्स को आपने डिटरमाइन करना है। तो क्या था राइट हैंड रूल? किस तरह से आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे? हम कहते थे रोटेट द वेक्टर्स वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। जैसे ये आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये मेरे जो पाम हथेली बोर्ड मार्कर, ये मार्कर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को। तो रोटेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, देन इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को अपने पाम की तरफ, अपनी हथेली की तरफ, जैसे मैंने बोर्ड मार्कर को बी से रिप्रेजेंट किया, ये बी बनाने के लिए, तो रोटेट द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स योर पाम। तो यहां पर कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की बजाय लेंथ ऑफ कंडक्टर है और पाम पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे रोटेट अ लेंथ ऑफ कंडक्टर्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड विद स्मॉलर एंगल थीटा, देन इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इरेक्ट थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चों यहां पर जो प्रॉब्लम है, हम थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? थ्री डायमेंशनल। देखें, एक आपके पास ये एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गया। अब ये है आपके पास अदर एक्सिस जो कि इस बोर्ड से बाहर है, स्पेस के अंदर, लेकिन बनाना हमारे लिए क्या है? मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन में या तो हम लगाते हैं डॉट या फिर हम लगाते हैं क्रॉस। ये जो डॉट होता है इसका मतलब होगा आउट ऑफ पेज। इसका मतलब क्या होगा? आउट ऑफ पेज। अगर आप लोग रीडर्स हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डॉट रिप्रेजेंट टूवर्ड्स रीडर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द रीडर। जो रीडर्स है, जैसे आपकी तरफ, रीडर्स की तरफ इसकी डायरेक्शन। और ये जो आपके पास क्रॉस है, ये है इनटू द पेज। ये इसकी डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज, पेज की तरफ। आपसे दूर है पेज, ये है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ पेज, आउट फ्रॉम रीडर्स, आउट फ्रॉम रीडर्स, रीडर से दूर टुवर्ड्स द बोर्ड या इनटू द पेज। तो जहां भी क्रॉस होगा इसका मतलब क्या होगा? इनटू द पेज। जहां भी डॉट होगा इसका मतलब क्या होगा? आउट ऑफ पेज। जैसे मैं दो तीन वेक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां पर मैं क्रॉस लगाता हूं और कहता हूं ये फोर्स है। ये क्या है आपके पास? फोर्स है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इनटू द पेज। ठीक है, इनटू द पेज टुवर्ड्स द बोर्ड। अगर हम यहां पर डॉट लगा देते हैं, ये थर्ड क्वांटिटी डॉट लगा देते हैं, तो डॉट का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ पेज, आपकी तरफ। ये अब इसकी डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ पेज। ओके बच्चों, अब इसी फोर्स को देखते हैं कि आपके पास ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, ये बहुत ज्यादा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए, तो अल्फा आपके पास 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल हो गई, अल्फा 180 हो जाएगा। और फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 0
फोर्स आई एल बी साइन ऑफ 180, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ओके जी, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो समझ आए कि किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से। अगर इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आपके पास एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास आ गया साउथ पोल। इधर मैंने डॉट रिप्रेजेंट किया है, डॉट। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं कहता हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है या करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि इस वक्त करंट की डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ पेज, टूवर्ड्स रीडर, आपकी तरफ है। इसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द रीडर। अब इस पर आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल, और उस राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या करेंगे आप? इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि डायरेक्शन इसकी क्या बनती है। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है, ये डायरेक्शन बन गई इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सूरत में ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब यहां पर दोनों हेल्प कर रहे हैं, इधर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो कंडक्टर पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी? स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी। ओके जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अगले तमाम टॉपिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ताकि ये यूं समझ लें कि चैप्टर 14 की बेस है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि अगले टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस कंडक्टर पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होती है, वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। आज हमने देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। ओके जी, अब बच्चों ये दो टॉपिक्स हैं, दो डिफरेंट बातें हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है? एक साथ ही कंप्लीट करना है। पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? इसको डिफाइन करते हैं, एक तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होगा? ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ई ना बी से, तो हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी डॉट ए, ये आपके पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके जी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा था आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। किसी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसी तरह से बच्चों, ये आपके पास कोई एरिया है, इस एरिया में से फर्ज करते हैं कि ये लाइनें जो है वो पास हो रही हैं, ये वो लाइनें हैं जो इसमें से क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। तो ये कौन सी लाइनें होंगी? ये हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कितनी लाइंस गुजर रही हैं इस वक्त? यहां से 5 गुजर रही हैं। कितनी लाइनें गुजर रही हैं? 5। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 5। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through certain area element। एरिया के किसी हिस्से में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स को यहां पे हमने लिखा है बी डॉट ए। बी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे इसी के नाम है। इसका यूनिट आपने पढ़ा था, वो था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या बना आपके पास, ये बना न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये जो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है ये बराबर है वेबर के, किसके बराबर है बच्चों, वेबर की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या हुआ, वेबर। वेबर किसका यूनिट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके जी। इसके अलावा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमने लिखा बी डॉट ए। बी डॉट ए ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, ऐसी क्वांटिटी के जो स्केलर हो, ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, स्केलर हो। तो इसका मतलब ये हुआ लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो हमने इसका यूनिट देखा, यूनिट आपके पास क्या है, वेबर। यूनिट क्या है आपके पास, वेबर। और ये वेक्टर है या स्केलर है, ये आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसके डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि आपने जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया है उसमें आपने बी डॉट ए लिखा है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास वेक्टर एरिया। ये आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया। कौन सा होता है वेक्टर एरिया, वो एरिया जो प्लेन एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। मतलब वेक्टर, ये वेक्टर ये होता है वेक्टर विच is perpendicular to surface area। वो एरिया वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया क्या होगा, हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये आपके पास सरफेस है, यहां हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अगर ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास प्लेन एरिया हो गया, और ये आपके पास वेक्टर एरिया। ये आपके पास प्लेन एरिया, ये आपके पास वेक्टर एरिया। ये प्लेन एरिया, ये वेक्टर एरिया। तो हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट किस किस का है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दूसरा आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया। स्केलर एरिया नहीं, बल्कि क्या, वेक्टर एरिया। ओके जी। अगर ये वेक्टर एरिया के हिसाब से है तो हम इसके डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे केस नंबर वन, केस नंबर वन, पहला केस वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेक्टर एरिया मतलब ये आपके पास क्या है, एक सरफेस है। ओके जी। ये सरफेस, इस सरफेस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर एरिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एरिया को। ये क्या है आपके पास, वेक्टर एरिया। अब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देखना ये है कि इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी के हिसाब से क्या होगा, आपके पास फ्लक्स होगा। उसी के हिसाब से क्या होगा, फ्लक्स। तो ये जो मैंने लाइनें रिप्रेजेंट की हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस वक्त आपके पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। आपस में क्या है, पैरेलल। जैसे ये सरफेस एरिया था, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वेक्टर एरिया आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अगर ये बोर्ड मार्कर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर एरिया को, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन बच्चों जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब हम वेक्टर एरिया को छोड़ के सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वेक्टर एरिया के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। फ्लक्स निकालते तो फ्लक्स हमारे पास है बी डॉट ए, डॉट को खत्म करते हैं तो आपके पास आएगा बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि वेक्टर एरिया ये जो थीटा होता है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, किस किस के दरमियान एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, किसके दरमियान एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया तो पैरेलल है तो इधर cos ऑफ 0 होगा, cos 0 जो है ये हमारे पास 1 के बराबर होगा, और आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम होगा, जो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर। ये आपके पास आ गया मैक्सिमम फ्लक्स। अब हम एरिया को पैरेलल प्लेस कर देते हैं, ये केस 1 था। अब आपके पास केस नंबर 2 दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस एरिया, कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के क्या है, पैरेलल है। कैसे, अब आपने ये है आपके पास एरिया, ये आपके पास आ गया एरिया, और ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये जो नॉर्मल होता है ये बताता है वेक्टर एरिया के दरमियान, किसकी डायरेक्शन को, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। तो ये बच्चों आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, 90 है। अब इनके दरमियान एंगल क्या है, 90, थीटा कितना होगा आपके पास, 90। फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की बजाय आप क्या करेंगे, 90 पुट करेंगे, और कॉस 90 जो होता है ये 0 के बराबर होता है, जिससे फ्लक्स आपके पास 0 हो जाएगा। फ्लक्स आपके पास क्या होगा, 0। मतलब अगर एरिया प्लेस परपेंडिकुलर, अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम है, अगर सरफेस एरिया पैरेलल है तो फ्लक्स आपके पास मिनिमम। अगर वेक्टर एरिया के हिसाब से बात करेंगे, वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स आपके पास 0 होगा। दोनों केस कर लिए। अब हम थर्ड केस की तरफ आते हैं कि एरिया हमारे पास ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, एरिया हमारे पास ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, मतलब कि एरिया इज इंक्लाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया जो है अब इंक्लाइंड है, ना एरिया पैरेलल है ना एरिया परपेंडिकुलर है, बल्कि एरिया जो है वो क्या है बच्चों, इंक्लाइंड है। ये एरिया इंक्लाइंड होना इसको चाहिए था, एरिया को सीधा होना चाहिए था, अब ये क्या है, तिरछा है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो इसका वेक्टर एरिया कहां पर होगा, यकीनन सरफेस के परपेंडिकुलर, यकीनन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है वो सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया, और ये है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही। तो इस वक्त आप देखें कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, इनके दरमियान एंगल है थीटा, इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स नहीं होगा, पैरेलल होगा तो फ्लक्स होगा। तो आप इस वेक्टर एरिया को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट आपके पास, इसको इधर बना लेते हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास वेक्टर एरिया, इनके दरमियान एंगल थीटा। तो वेक्टर एरिया को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक इसका ये बन गया ए साइन ऑफ थीटा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होगा,
और दूसरा कंपोनेंट होगा आपके पास ये वाला a cos ऑफ थीटा, इसकी वजह से फ्लक्स होगा। तो अब इनक्लाइंड के केस में हम फ्लक्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? b और a कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास a cos ऑफ थीटा है, a cos ऑफ थीटा, ये क्या है? ये वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये बच्चों आ गया आपके पास कौन सा फ्लक्स? इनक्लाइंड के केस में। और इसको लिखे y इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b डॉट a आ जाएगा। ओके जी, थीटा क्या होगा? वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान का एंगल। तो ये था बच्चों आपके पास 3 इसके डिफरेंट केसेस। अब अगर आपके पास ये तो प्लेन एरिया था, आपके पास क्या था बच्चों? प्लेन एरिया। इफ द surface is not flat या स्मूथ, अगर आपके पास सरफेस फ्लैट नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि कोई सफेद है, तो सफेद के केस में क्या होगा? आप उस पूरे सफेद के छोटे छोटे पैच बना देंगे। सफेद के क्या कर देंगे? छोटे छोटे पैच बना देंगे। और हर पैच जो होगा, क्या होगा? हर पैच इतना छोटा होना चाहिए कि हर छोटे से पैच के ऊपर आपके पास क्या हो कि तकरीबन वो एरिया फ्लैट हो। ओके जी, अगर मैं इस छोटे से पैच की बात करता हूं, इस छोटे से पैच की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास वेक्टर एरिया। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास ये हैं, इधर क्या हो जाएगा? ये आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, इनके दरमियान एंगल थीटा आ गया। इसी तरह से ये आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो क्या होगा? हर कंपोनेंट B डॉट डेल A, ये जो आपने छोटा छोटा एरिया लिया है, डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हर पैच का फ्लक्स अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर उन तमाम फ्लक्सेस को आप जमा कर देंगे। B डॉट डेल A जमा B डॉट डेल B, मैग्नेटिक B डॉट डेल A2, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम होगी, प्लस एंड सो ऑन, प्लस B डॉट डेल AN, या इनको आप लिखें B डेल A1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस B डेल A2 cos थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस B डेल AN cos ऑफ थीटा n। ठीक हो गया? तो अब आपके पास जो टोटल फ्लक्स आता है, उस टोटल फ्लक्स को हम लिखेंगे, जो आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा वो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा B इंटू A cos ऑफ थीटा, इधर आप लगाएंगे I, इधर भी आप लगाएंगे I, और I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब अब आपके पास फ्लक्स क्या हुआ है? फ्लक्स आपके पास सम ऑफ ऑल B एंड A cos ऑफ थीटा टर्म्स, इन तमाम टर्म्स का सम लेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ओके जी, अब हम आते हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स जो आपने फाइंड किया वो आपके पास क्या था? BA, और एरिया क्या था? परपेंडिकुलर। एरिया क्या था आपके पास? सरफेस एरिया परपेंडिकुलर था, तो मैंने इस A के साथ ऐसे परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया। ठीक हो गया? अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसको कहते हैं? इसी B को ही कहते हैं। इस B की वैल्यू निकालें आप, तो B इज इक्वल टू फाई ओवर A, कौन सा वाला है? जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? परपेंडिकुलर है, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया,
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉइंट भी यहां पर लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया प्लेस perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, तो जब आप एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे एरिया के ऊपर, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके जी, अब इसके यूनिट की बात करते हैं। आपके पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो रिलेशन है वो आपके पास है B इज इक्वल टू φ/a। अब इसका जो यूनिट है बच्चों फ्लक्स का, एक आपने पढ़ा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर। ओके जी, तो ये दोबारा से क्या चीज बन रही है आपके पास, न्यूटन, ये जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ये तो टेस्ला के बराबर है। ये किसके बराबर है, टेस्ला के बराबर है। ये चीज टेस्ला के बराबर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और टेस्ला। और या फिर और फ्लक्स के केस में आपने फ्लक्स का यूनिट क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इसका यूनिट क्या है, वेबर, नीचे आपके पास है मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपके पास बच्चे यूनिट आ गए। ओके जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखें, आपने शुरू में इस बी को बहुत सारे नाम दे दिए हमने मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।